नमस्कार दोस्तों, आज हम भीष्म साहनी जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास बसंती की समीक्षा को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो के इस क्रम में हम जिन निम्न बिंदुओं पर विचार करेंगे वह है बसंती उपन्यास का परिचय, बसंती उपन्यास में पात्र परिचय और बसंती उपन्यास का सारांश। तो आइए जानते हैं बसंती उपन्यास के बारे में। बसंती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1980। यूं तो बसंती उपन्यास 1978 में वांगचू कहानी संग्रह में प्रकाशित राधा अनुराधा कहानी का विस्तार है। राधा अनुराधा कहानी को बसंती उपन्यास की पूर्व पीठिका भी कहा जा सकता है, क्योंकि उपन्यास कहानी के 2 वर्ष बाद 1980 में आता है। यह उपन्यास निम्न वर्गीय मजदूर वर्ग की जिंदगी पर केंद्रित है, उसमें भी विशेष रूप से महिलाओं की जिंदगी पर। बसंती इस निम्न वर्गीय समाज में पैदा और बड़ी होती है और अपने अनुभवों से जिंदगी जीना सीखती है। वहीं यह उपन्यास निम्न वर्गीय स्त्री के मनोविज्ञान को भी उजागर करता है, जहां वह अपनी परिस्थितियों के अनुरूप मानसिक रूप से बहुत प्रबल होकर उभरती है, और जबकि उच्च और मध्यम वर्गीय महिलाओं में यह स्थितियां अक्सर अवसाद अर्थात फ्रस्ट्रेशन को पैदा करती है। इस तरह यह उपन्यास निम्न वर्गीय महिलाओं के जीवन और उनके यथार्थ को सामने लाता है कि किस प्रकार महानगरी चकाचौंध में निम्न वर्गीय महिलाएं जाती हैं और अपनी जीवन की जिजीविषा और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के क्रम में वह अपने जीवन का किस प्रकार से तहस नहस कर देती हैं। बसंती इस उपन्यास की नायक भी है और नायिका भी है। बसंती उपन्यास में विभाजन के बाद देश में हो रहे विभाजनों से जूझने वाले पराजित मन के कारुणिक आख्यान उपस्थित है। बसंती उपन्यास में विभाजन के बाद निम्न वर्ग के लोगों के जूझने और उनकी समस्याओं को चित्रित करके दिखाया गया है। बसंती अपने समय की तत्कालीन बुराइयों, रूढ़ियों की और भी पाठकों का ध्यान रेखांकित करता है। पितृसत्ता का वर्चस्व, बेटियों की खरीद बेच, स्त्री शोषण, घरेलू हिंसा, लड़की लड़के के मध्य असमानता का दृष्टिकोण आदि भी इस उपन्यास के माध्यम से पाठकों के सामने आता है। भीष्म साहनी का उपन्यास बसंती स्त्री जीवन की कई बनती बिगड़ती परिस्थितियों का भी बड़ा ही जीवंत अंकन है। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं पात्र परिचय की ओर। तो बसंती उपन्यास में मुख्यतः सबसे प्रमुख पात्र स्वयं बसंती है, फिर चौधरी जो बसंती का पिता है, दीनू बसंती का प्रेमी, रुक्मी दीनू की पत्नी, फिर श्यामा दीदी, बरडू, लंगड़ा, बुलाकी, दर्जी, रमेश नगर की अस्थाई पंचायत आदि ये निम्न वर्ग के पात्रों में आते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे बसंती उपन्यास के सारांश अथवा कथानक की ओर। इस उपन्यास का मूल कथा भूमि दिल्ली है। दिल्ली का रमेश नगर वह मोहल्ला है जिसे कामकाज की तलाश में अन्य प्रांतों से आए लोगों ने बसाया है। यह मोहल्ला राजगीर, मिस्त्रियों, मोचियों, नाइयों और ठेले खोमचे वालों से गुलजार है। बसंती चौधरी की बेटी है। चौधरी पात्र के माध्यम से भीष्म साहनी जी ने वर्तमान समाज में पितृसत्ता के घृणित चेहरे को बड़ी सच्चाई के साथ इस उपन्यास में उभारा है। न केवल चौधरी बल्कि दीनू, बरडू, लंगड़ा, बुलाकी की दर्जी, रमेश नगर की अस्थायी पंचायत के लोग, ये जितने भी पुरुष चेहरे उभरते हैं वह सब किसी न किसी कायरता, हीनता, आत्मपलायन, मनोविकार, स्त्री को भोग्या या वस्तु समझने वाली मानसिकता के शिकार हैं। वास्तव में इस उपन्यास का नायक या नायिका चाहे जो कहिए वह स्वयं बसंती है। बसंती में जीवन जीने के प्रति एक अलग सी लालसा है। उसमें इतनी जिजीविषा है कि वह स्वयं जीवन के प्रति आशावान है और किसी भी हालात में वह हार नहीं मानती, बल्कि हुआ सो हुआ जैसे वाक्य बोलकर न केवल अपने को संभाल लेती है बल्कि अपने जैसों का मन भी हल्का कर देती है, साथ ही शोषित स्त्री को संबल प्रदान करती है। यूं तो भीष्म साहनी जी मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक हैं, किंतु मानवतावाद उनका सिद्धांत है और अपनी हर रचना के माध्यम से वह मानवतावाद का संदेश देते हैं।
यह मानवता की अनुभूति भी बसंती के किरदार में इतने गहरे तक हुई है कि दीनू के साथ एकांत में किए गए विवाह को वह सच मान लेती है और दीनू के धोखे को पहचान नहीं पाती। यह उसकी सच्ची मानवता का भोलापन ही है कि दीनू के साथ वह इतनी सपनीली दुनिया में खोई है कि वह अपने स्त्री मन को सोचने का रत्ती भर भी अवकाश नहीं देती कि जिसे वह ब्याह व प्रेम मान रही है वह उसकी देह को पाने के लिए दिया गया धोखा है। बसंती उपन्यास में बसंती का पिता निहायत ही काइया व्यक्ति है। वह इस हद तक घृणित व्यक्ति है जो बसंती के लापता होने की बात जानते हुए भी बुलाकी दर्जी से बसंती का ब्याह कराने के नाम पर पैसे ऐंठता रहता है। इधर बसंती को लगता है कि दीनू के साथ भागकर और ब्याह रचाकर उसने अपनी बदनसीबी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया है, जबकि जिसे वह ब्याह मान रही है और जिसको अपना पति मान रही है, जिस घर को अपना घर समझ रही है, वह घर उसके लिए दैहिक शोषण का मात्र अड्डा है। बसंती अपने बीते जीवन के तमाम अनुभव दीनू से कहना चाहती है, बोलना बतियाना चाहती है, किंतु सदैव उसकी देह की ताक में ही दीनू रहता है। बसंती दीनू से इसलिए हंसती बोलती है कि दीनू उसे सुने, उसे तवज्जो दे, और दीनू उसे इसलिए सुनता था कि बसंती उसे देह अपनी अर्पित करे। कई बार दीनू ने बसंती के आनाकानी करने पर कहा भी है कि तुझे लाया किस लिए हूँ। दीनू का यह कहना ही स्त्री की नियत, परिपाटी, गुलाम, भोग्या संस्कृति और मर्दवादी सोच का उदाहरण है। पुरुष की दृष्टि में स्त्री सदैव भोग्या ही बनी रहेगी, फिर चाहे वह भोग पति करे या प्रेमी करे, फिर कोई और। प्रेमी के नाम पर सदियों से छलती आ रही स्त्रियों को दैहिक उत्पीड़न के अतिरिक्त मिला ही क्या है। बसंती एक उन्मुक्त, आशावान, जिंदादिल लड़की है। जब वह प्यार से दीनू को रोकना चाहती है तो दीनू उसे उसकी असलियत या यूं कहिए उसकी हैसियत बताता है। बसंती ने फिर हाथ पकड़ने की कोशिश की कि यह तुम्हें क्या हो जाता है, रात प्रभात जब आते हो चिकने लगते हो, मुझे बड़ा गंदा लगता है, ना मैं नहाई न धोई। पर जब दीनू नहीं माना तो बसंती उसे रोकने लगी। इस पर दीनू तमक कर बोला, एक झापड़ दूंगा, तुझे लाया किस लिए हूँ। बसंती के हाथ ठिठक गए। बस इसी काम के लिए लाया है दीनू, और नहीं तो क्या। जिससे सुरक्षा और प्रेम की आशा पाकर बसंती अपने माँ बाप को चकमा देकर भागी, देवताओं को साक्षी मानकर ब्याह रचाया। उसी कथित जीवन साथी के स्वर में इतनी क्रूर कामोत्तेजना बसंती के भोले स्त्री मन को भीतर तक छलनी कर देती है। पूरे उपन्यास में बसंती के किरदार के कई रंग भरे पड़े हैं। कहीं पर वह भोली है, कहीं पर निर्भीक है, और कहीं पर बातुनी, और कहीं संशयग्रस्त, कहीं अल्हड़ है तो कहीं अलहदा, तो कहीं नीरी होशियारी। कभी कभी पाठक के लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वह मूर्ख है या बड़े दिलवाली। बसंती अपनी सौतन रुक्मी के साथ भी गार्जियन और सहेली सा बर्ताव करती है। दीनू और रुक्मी को घर बिठाकर खिलाती है और आप सारा दिन बाहर काम कमाती है। उसे इस बात की भी चिंता है कि रुक्मी फैंसी हो जाए, बॉडीज पहने, रिबन लगाए, और इस बात की भी चिंता है कि सौतन का बच्चा हो जाए। बसंती ने दीनू को इतने हृदय से स्वीकार किया है कि यह दीनू से जुड़ी हर चीज को स्वतः अपना समझ लेती है। श्यामा बीबी के लाख दुनियादारी की बातें समझाने के बाद भी बसंती एक विश्वास भरी बेफिक्री से कहती है कि घर घाट क्या होता है बीबी जी, जहाँ बैठ जाओ वही तो घर हो जाता है। घर घाट क्यों नहीं है बीबी जी, घर भी है, मेरा मर्द भी है, अब बच्चा भी होगा। बसंती की आंखों में बसा यह खोखला विश्वास उपन्यास में बसंती की स्थिति को और भी दयनीय और निरीह बना देता है। बसंती के इस विश्वास को किस प्रकार दीनू छिन्न भिन्न करता है, एक बानगी से देखिए। बसंती जिस भविष्य की कल्पना करने लगी थी उसमें दीनू का स्थान उसने ठीक ठाक से आंका नहीं था। वह भूल गई थी कि दीनू 2 बीवियों का मालिक है और घर में उसी की चलेगी। बसंती समझ बैठी थी कि चूंकि उसकी गोद में
बेटा है या इसलिए कि वह काम करती है या कमा सकती है, घर में उसकी चलेगी। वह भूल गई थी कि इस घर का धुरा दीनू था और वह नहीं। दीनू बाहर बैठे बैठे हुक्म चलाता है जो उसकी आदत थी, और रात को कभी रुक्मी तो कभी बसंती के शरीर को चिथोड़ता रहता है। लगता था उसने यही एक धंधा अपना रखा है। भीष्म साहनी इस उदाहरण के माध्यम से पितृसत्ता का बड़ा ही गहरा प्रहार करते हुए दिखलाई देते हैं। भले ही स्त्री पुरुष के पीछे अपना सर्वस्व लुटा दे, पर स्त्री के चाम और दाम पर हर हाल में पुरुष ही राजा बना रहेगा या राज करेगा। प्रेम और अधिकार के नाम पर स्त्री का यह शोषण वास्तव में इस उपन्यास में बड़ा ही मार्मिक है। पिता के अधिकार से चौधरी न जाने कितनी बार बसंती को बेचता है, तो वहीं पति के नाम पर घर पर निकम्मा बैठा दीनू बसंती की कमाई पर मालिक बन बैठता है। भीष्म साहनी की इस नायिका बसंती में जहां स्वतंत्र जीवन जीने की लालसा भीतर तक है, वहीं पूरा जीवन जीने की दुनियादारी की आकांक्षा भी। उसी मैले कुचैले दिशाहीन जिंदगी को जीते देख बड़ी कोफ्त होती है। बसंती में जीवन और जीवन की अभिव्यक्ति के जो रास्ते उसने देखे हैं, उससे जो प्रबल प्रयास है वह खुलकर करने का प्रयास करती है, और पहली ही राह खुलते ही वह उस पर चल पड़ती है। जिस समाज में स्त्री का जीवन पिता पुत्र पति के वृत्त के भीतर ही निहित हो जाता है, उस समाज में प्रेम करने व अपनी इच्छा से जीवन जीने का दुस्साहस बसंती करती है। बसंती जिस दीनू को हृदय से अपना पति स्वीकार कर चुकी है, वही दीनू बसंती को मुफ्त में मिली छोकरी और संभोग की प्रयोगशाला से बढ़कर कुछ नहीं समझता। दीनू का यह वाक्य कि तुझे लाया किस लिए हूँ, पूरे उपन्यास में चित्कार कर यही प्रतिध्वनित करता है कि वास्तव में स्त्री की जो वास्तविक स्थिति पुरुष की निगाह में है, भीष्म साहनी जी वही यहाँ दर्शाना चाहते हैं। स्त्री को हॉस्टल के बंद कमरे में बंदनी बनाकर रखना, उसे भोगते ही रहने की घटना भारतवर्ष की हजारों साल पुरानी देवी शक्ति रूपेण वाली परंपरा को वास्तविकता के धरातल पर लाकर धड़ाम से पटक देती है। बसंती को पहले उसका बाप चौधरी बेचता है, फिर उसका कथित पति दीनू 300 रुपये में बरडू को बेच देता है। बरडू और बुलाकी के बार बार तगादा करने के बाद भी, दीनू से धोखा मिलने के बाद भी बसंती पूरे मनोवेग से अपने सतत्व की रक्षा करती है। जीवन अपने अनुसार जीने की इच्छा और जद्दोजहद बसंती के जीवन को कई हिस्सों में बांट देता है। बसंती भीतर से जितनी ईमानदार और सच्ची है, बसंती के द्वारा कथित रूप से उठाए गए गलत कदमों के कारण बसंती को समाज की भर्त्सना या उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है। उस पर भगौड़ी, चोर, बदचलन होने का आरोप भी लगता है, और स्त्री जीवन की वास्तव में यही विडंबना है कि उसके जीवन में वह हर कदम समाज की दृष्टि में बुरा और गलत होता है, जिसे स्त्री अपने हित में उठाना चाहती है। अंत में दीनू अपनी ब्याहता पत्नी रुक्मी और बेटे को लेकर चला जाता है। बसंती अपने पुत्र पप्पू के साथ अकेली रह जाती है। बसंती के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वह दीनू की कौन थी, पत्नी, रखैल या महज एक अय्याशी का सामान। जहां दीनू न सिर्फ बसंती को छोड़ता है, बल्कि अपने पुत्र पप्पू की भी कोई जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। ऐसे में असली भगौड़ा कौन है, यह प्रश्न उपन्यास में खड़ा होता है। बसंती में विद्रोह की संभावना इस उपन्यास में असीम है, किंतु जीवन में विद्रोह ही काफी नहीं होता। हम परिस्थितियों को एक सीमा तक ही प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक बौद्धिक संसाधनों के अभाव में प्रभाव क्षेत्र और कम हो जाता है, इसलिए बसंती का साधनहीन विद्रोह उसे किसी लक्ष्य तक नहीं ले जा पाता। और अंत में कृष्णा सोबती जी भीष्म साहनी के संबंध में लिखती हैं कि जीने के स्तर पर भीष्म साहनी के पास एक सुथरा मजबूत चौखटा है, जिसने भीष्म के समूचे लेखन को, जीवन दृष्टि को प्रभावित किया है। उनकी अपनी राजनीतिक आस्थाएं हैं, इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट हैं, और यही
इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट भीष्म साहनी की हर रचना में मजबूती से न केवल उभरता है बल्कि लंबे समय तक बना ही रहता है। तो आइए अंत में इस उपन्यास की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। इस उपन्यास की प्रमुख नायिका बसंती एक विद्रोही स्वरूप के रूप में उपन्यास में आती है। बसंती का यह विद्रोही स्वरूप और जिंदगी को अपने अनुरूप जीने की लालसा से उत्पन्न, जो उसे एक अलग कैरेक्टर के रूप में दिखाता है, तो इसका एक कारण बसंती का निम्न वर्गीय समाज से होना था, जहां विवाह संस्था और पितृसत्ता अपने अलग अलग रूपों में मौजूद थी। बसंती निम्न वर्गीय समाज से है। वह श्रम के जरिए जीवन यापन करना जानती है। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। वह जिंदगी से प्रेम करती है और स्वभाव से बगावती है। यह बगावत उसके परिवेश की देन है। अपने माँ बाप के सामने दीनू की साइकिल पर बैठकर उनके सामने से गुजरने का हौसला रखती है, और यह जानते हुए कि देखे जाने पर मार पड़ेगी या क्या होता है। उपन्यास की नायिका बसंती में एक अजीब जुनून सा है, और वह जुनून उसके सर पर सवार है। वह बार बार अपने माँ बाप और संबंधियों के सामने से होकर ही निकलती है, और उन्हें ठेंगा दिखाने के लिए। यह ठेंगा वास्तव में माँ बाप या संबंधियों को नहीं है, यह ठेंगा समाज की कुरीतियों का है। ये सदियों से चली आ रही स्त्री पर पुरुष की थोपी हुई मानसिकता पर है। बसंती का विद्रोही मन स्थिति उस जैसी लड़कियों के मनोविज्ञान को भी उजागर करता है, जो आर्थिक असमानता और परिवार में अपनी दोयम स्थिति के कारण लगातार प्रताड़ित होती हैं और विद्रोह की राह को चुनती हैं। उनका विद्रोही तेवर उनकी परिस्थितियों की देन है। बसंती फिल्मी दुनिया में जीती है। फिल्मों से उसका यह लगाव उसकी अपनी कल्पनाओं को उनमें देखे जाने का परिचायक है। वह अपनी गरीबी और उनमें पनप रही जिंदगी को फिल्मों के रंगों में भर देना चाहती है। इसी कारण तो बिना सोचे समझे वह दीनू के साथ भागती है, और आराधना फिल्म की परिकल्पना में वह एक फटे पुराने फोटो को भगवान मानकर उसके आगे दीनू से ब्याह करती है। इसी तरह बसंती उपन्यास निम्न वर्गीय महिलाओं के जीवन और उनके यथार्थ को सामने लाता है। दूसरी ओर महानगरीय जीवन में इनकी जिंदगी की भयावहता को उजागर करता है। विभाजन के दौरान पलायन की स्थिति में भीष्म साहनी दिल्ली आते हैं और दिल्ली को बेहद करीब से देखते हैं। बसंती उसी का हिस्सा है, क्योंकि दिल्ली को हर किसी ने देखा। किसी ने उसकी ऐतिहासिकता को देखा तो किसी ने उसकी आधुनिक जीवन शैली को, मगर भीष्म साहनी ने पलायन और गरीबी में पनप रही जिंदगियों को और उनके जीने की जद्दोजहद को देखा। बसंती उपन्यास इसी रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।